Okay, dear students, good evening. How are you? Are you okay? आप कल हमने जहां क्लास छोड़ा था वहीं क्लास जहां से हम छोड़ा है वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूं कि आप लोग चेंजेज को समझ रहे हो अच्छे ढंग से। जितना बढ़िया आप चेंजेज को समझोगे उतना ही बढ़िया होगा। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द चेंजेज को आप बढ़िया से समझने का प्रयत्न करो। देखिए, पहले हम आते हैं उस मुद्दे पर। मतलब starting from there I have to discuss with you। हमने प्रबोधन देखा, अब प्रबोधन नहीं, हम लोग चल रहे हैं अमेरिकी क्रांति पर। तो अमेरिकी क्रांति पर कल हमने सारे कारण आप लोगों को कवर कर दिए, याद होगा। प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं हमने कर दिया। फिर एक ये क्वेश्चन था, इसको मैंने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है, यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको बताया कि देखिए इसको ऐसे लेकर चलिए, आप कभी भी अकेला अमेरिकी क्रांति मत पढ़ना, पहले आपको पूरे चेंजेस को कंटेक्स्ट में रखकर देखना है। हमने आपको प्राचीन विश्व में होने वाले परिवर्तनों को भी दिखा दिया, हमने आपको मध्यकालीन विश्व में होने वाले परिवर्तनों को भी दिखा दिया। अब हम आ रहे हैं आधुनिक विश्व में होने वाले परिवर्तनों, और हम आधुनिक विश्व में होने वाले परिवर्तनों में सबसे पहले हमने प्रबोधन के काल में होने वाले परिवर्तनों को दिखाया कि व्हाट हैपेंड इन केस ऑफ इनलाइटनमेंट, कैसे प्रबोधन घटित हुआ। फिर प्रबोधन के बाद तब हम आ रहे हैं अमेरिकी क्रांति पर, और अमेरिकी क्रांति जब हमारा कवर हो जाएगा तो हम फ्रांस की क्रांति पर आएंगे। सभी एक ही सीध में है। इतिहास के इस मोड़ पर मुख्य लड़ाई चल रही है मध्य वर्ग बनाम राजतंत्र, कुलीन वर्ग और चर्च। यही बदलाव की प्रक्रिया है। जो आर्थिक परिवर्तन है उसने सामाजिक परिवर्तन लाया है, वर्गीय समीकरण बदला है, उससे विचारधारा बदलेगी, और बदली हुई विचारधारा आगे राजनीतिक परिवर्तन, संवैधानिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, ये सारे परिवर्तनों को लाता जाएगा। तो इसी क्रम में मैंने आपको बताया कल कि अमेरिकी क्रांति क्या थी, एक स्वतंत्रता आंदोलन था अथवा क्रांति भी थी, यह एक मध्यवर्गीय क्रांति क्यों कही गई, ये सारी बातें आपको स्पष्ट हो चुकी होंगी। फिर हमने बताया कि भाई अमेरिकी क्रांति के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे, हमने कारकों की चर्चा की। फिर मैंने आपको बताया कि अमेरिकी क्रांति से जुड़े हुए कौन कौन सा वर्ग का हित अमेरिकी क्रांति से जुड़ा हुआ था। तो अमेरिकी क्रांति से जुड़े हुए वर्गीय हित भी मैंने आपको समझाए। Even that point is going to be clear for you कि भाई अमेरिकी क्रांति में किस किस वर्ग का हित जुड़ा हुआ है, वो अभी उस क्रांति से जुड़ा हुआ हित है। फिर हम वहां से चले आए फ्रांस की क्रांति। अब फ्रांस की क्रांति पर अभी नहीं आए, पहले अमेरिकी क्रांति में हमने कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस भी किए थे। एक क्वेश्चन मैं देख लेता हूं अभी, और फिर मैं डील करूंगा कि अमेरिकी क्रांति का महत्व, उसको डील कर लेते हैं, और फिर तब हम अमेरिकी क्रांति की थोड़ी सीमाएं भी देख लेंगे। जब महत्व की चर्चा करेंगे तो सीमाओं को भी देख लेंगे, और तब हम लोगों को डिस्कस करना है कि जब अमेरिका को आज़ादी मिली तो फिर हमारे लिए अमेरिकी संविधान का अध्ययन बहुत ही दिलचस्प होगा। तो अमेरिकी संविधान निर्माताओं के सामने कैसी चुनौतियां थी, और अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने इस चुनौतियों को कैसे दूर किया। तो चलिए पहले अमेरिकी क्रांति वणिकवाद के विरुद्ध आर्थिक विद्रोह थी, इस कथन की पुष्टि कीजिए। मैं स्टूडेंट्स, मैं मानकर चलता हूं कि आप लोग सभी लोग यही जो वणिकवाद है, वणिकवाद शब्द से कंफ्यूज मत करना, ये वणिकवाद और वाणिज्यवाद दोनों एक ही है। इसका अंग्रेजी में एक ही शब्द आता है, उसको बोलते हैं मर्केंटिलिज्म, और मैं पीछे समझा चुका हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप में से सभी लोग मर्केंटिलिज्म को समझ पा रहे हो। मैं आपको वणिकवाद या वाणिज्यवाद पहले समझा चुका हूं, और मैं पीछे आपको बताता हूं कि जो मर्केंटिलिज्म है उसकी चर्चा हमने पीछे भी कर दी है। तो जो वाणिज्यवाद है वही वणिकवाद भी है, वही वाणिज्यवाद भी है। तो यहां पर हम नजर डालते हैं कि अमेरिकी क्रांति राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए आंदोलन मात्र नहीं थी,
अपितु एक आर्थिक क्रांति भी थी। इसने इस वणिकवादी अवधारणा को अस्वीकार कर दिया कि उपनिवेश मातृ देश के हित के लिए अर्थ रखता है, क्योंकि यूरोपीय मध्यवर्ग के द्वारा भी वणिकवादी नीति का विरोध किया जा रहा था। इसलिए अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन ने एक मध्यवर्गीय क्रांति का रूप ले लिया। देखो कितना क्लियर है। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत ऐसा सच आपको नहीं हुई। अगर हुई होगी तो आप जरूर बताएं। जैसे यहां पर आपको बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन मात्र नहीं था, अपितु एक आर्थिक क्रांति भी थी। आर्थिक क्रांति भी है, क्योंकि वाणिज्यवाद क्या कहता है मैं आपको समझा चुका हूं। इसने इस वणिकवादी अवधारणा को अस्वीकार कर दिया कि उपनिवेश मातृ देश के हित के लिए अर्थ रखता है। और चूंकि यूरोपीय मध्यवर्ग के द्वारा भी वणिकवादी नीति, आप याद करो ये मेयरली कोइंसिडेंस तो नहीं है कि 1776 के वर्ष में इधर एडम स्मिथ जो एक ब्रिटिश आर्थिक चिंतक है, उसने वेल्थ ऑफ नेशंस का प्रकाशन किया और 1776 के वर्ष में ही अमेरिकी क्रांति घटित हुई। तो दोनों एक साथ घटित हो रही है। इट इज नॉट मेयरली अ कोइंसिडेंस, यह कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि यह वास्तविकता है एक तरह से आप देखो तो इसलिए अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन ने एक मध्यवर्गीय क्रांति का रूप ले लिया, क्योंकि यही मांग यूरोपीय मध्यवर्ग के द्वारा उठाई जा रही थी और इसी मांग को लेकर अमेरिकी लोगों ने विद्रोह कर दिया। तो दोनों के लक्ष्य तो आपस में मिल गए। इसलिए अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन केवल ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेशों का स्वतंत्रता आंदोलन नहीं रह गया, बल्कि यह एक मध्यवर्गीय क्रांति भी बन गई जिसका सीधा जुड़ाव यूरोप के साथ है। 1776 ईस्वी में ही एडम स्मिथ के द्वारा वेल्थ ऑफ नेशंस का प्रकाशन, जिसमें वाणिज्यवाद को अस्वीकार किया गया था, तथा अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन का साथ साथ घटित होना महज संयोग नहीं हो सकता। यह संयोग नहीं है, यह रियलिटी है। अपितु दोनों का संबंध वणिकवादी नीति के विरोध से था। अमेरिकी विद्रोहियों को 17वीं सदी के नौ परिवहन कानून के विरुद्ध गहरी आपत्ति थी। ये कानून वणिकवादी नीति के क्रियान्वयन के ही प्रयास थे। जो कानून थे ये वणिकवादी नीति के क्रियान्वयन के ही प्रयास थे। वस्तुतः 1651, 1660, 1666 तथा 1673 में लाए गए कानूनों का लक्ष्य था अमेरिकी व्यापार को पूरी तरह ब्रिटिश औपनिवेशिक हित के अधीन करना। इनमें कई तरह के प्रावधान निहित थे। उदाहरण के लिए अमेरिकी बस्तियां केवल ब्रिटिश अथवा अमेरिकी जहाजों में ही वस्तुओं का आयात निर्यात कर सकती थीं। इतना ही नहीं, उन जहाजों पर काम करने वाले अधिकतर कर्मचारी ब्रिटिश होने चाहिए थे। सबसे बढ़कर एक बस्ती से दूसरी बस्ती में भेजी जाने वाली सामग्रियों को विदेश व्यापार की संज्ञा दी गई तथा उन पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा चुंगी लगाना अनिवार्य कर दिया गया। हालांकि ये कानून 17वीं सदी में लाए गए, किंतु इनका कड़ाई से अनुपालन 1770 के दशक में किया गया। अतः अमेरिकी मध्यवर्ग ने इस व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करते हुए प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं का नारा दिया। आगे यही नारा यूरोप के उदारवादियों का प्रमुख एजेंडा बन गया। इस तरह अमेरिकी क्रांति एक आर्थिक विद्रोह बनकर आई तथा फिर राजनीतिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ गई। मैं स्टूडेंट्स इसमें मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, आगे मैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑनवर्ड्स मैटर दूंगा तो मैं भी ये कोशिश करूंगा वही करूं। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि मैं आपको कंप्यूटर टाइप देता हूं या फिर पीडीएफ के फॉर्म में देता हूं तो एक ही साथ पूरा पैराग्राफ है, लेकिन आप लोग जब लिखना तो एक एक बिंदु को तोड़ तोड़ कर छोटा छोटा कर लेना और मुझे लगता है कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो मिस्टर अंकुर एक बात हमको पूछ के स्टूडेंट लोगों से बताओ कि अमेरिकी क्रांति पर अब तक जो हमने आपको समझाया है वो उसमें क्लैरिटी आ गई या कोई उसमें त्रुटि या कोई समस्या बनी हुई है? क्योंकि देखो आपको मेनली चेंजेस समझना है, क्लास इक्वेशन समझना है और बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो आता जाता रहता है। लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे ढंग से बन जाएगी तो मैं स्टूडेंट्स आप जो तथ्य है वो तथ्य अंडरस्टैंडिंग के उदाहरण होते हैं। कई बार क्या होता है हम उदाहरणों में ही उलझ कर रह जाते हैं और वो तथ्य से वंचित रह जाते हैं, सॉरी वो अवधारणा से वंचित रह जाते हैं। इसलिए अवधारणा को पहले स्पष्ट कीजिए, उदाहरण स्वमेव आता जाएगा दिमाग में। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये मेरे कंसर्न का विषय है। ओके है? यस मैम, तुम लोग ब्रिलियंट लोग हो। मॉडर्न हिस्ट्री में भी मैंने आप लोगों का बहुत बढ़िया तैयारी देखी थी। अमेरिकी क्रांति का महत्व ये मैंने अलग से तोड़ कर दिया है, तो अमेरिकी क्रांति के महत्व को पहले समझ लीजिए।
यह क्रांति उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का प्रतीक बन गई तथा इसने स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत उपनिवेशों को भी प्रेरणा प्रदान की। जैसे देखिए, अब देखिए, दुनिया का पहला उपनिवेश जो आजाद हुआ, कौन सा उपनिवेश था? ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेश। इससे पहले तो उपनिवेशों की आजादी की बात नहीं थी ना। यहीं से तो मातृदेश के दिमाग ठनके, इसीलिए तो बाकी जो उपनिवेश है उसके संदर्भ में उन्होंने अपनी नीतियां बदल दी। जैसे पहले लगता था कि उपनिवेश है, वो उपनिवेश में कभी भी हमें धोखा नहीं मिलेगा। अब पहली बार मातृदेश को लगा कि भाई उपनिवेश स्वतंत्र भी हो सकता है, और सबसे बढ़कर ब्रिटिश अमेरिका पहला दुनिया का उपनिवेश था जो स्वतंत्र हुआ। तो आगे एशियो अफ्रीकन देशों में भी जो स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ा, या जहां कहीं भी उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की, लैटिन अमेरिका में तो आपको मैं बताऊंगा कि 19वीं सेंचुरी के आरंभिक दशक में जो साइमन बोलीवर के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, वो तो सीधा अमेरिकी क्रांति का प्रभाव था। वो सीधा अमेरिकी क्रांति का प्रभाव था, आप कह सकते हैं। तो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। अमेरिकी क्रांति से बाकी उपनिवेशों को भी आगे चलकर प्रेरणा मिली। और एक मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको संविधान वगैरह भी समझाऊंगा, तो एक बात बताऊंगा कि आगे चलकर 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने अपना एक राष्ट्र बना लिया और एक संघीय व्यवस्था कायम कर ली। खैर बाद में तो शक्ति भी बन गया। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है, आर्थिक महाशक्ति भी, सामरिक महाशक्ति भी। लेकिन अमेरिका अपनी भी अभी आज तक भी अपनी पुरानी पहचान को नहीं छोड़ना चाहता है कि भाई हम आपकी तरह एक उपनिवेश रहे थे। क्यों? जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री के होने के बाद भी अपनी इस पहचान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे कि मैं चाय वाला रहा हूं, इसलिए मैं चाय वाले के दर्द को समझता हूं। मतलब मोदी जी चाहते हैं कि हम कम से कम कॉमन पीपुल का प्रधानमंत्री के रूप में अपनी पहचान बनाए रखें, इसलिए चाय वाले की पहचान वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका एशियाई अफ्रीकी देशों को रिझाने के लिए हमेशा कहता रहा कि हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, हम पर तुम अविश्वास मत करना कभी, क्योंकि हम तुम्हारे दर्द को अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि हम भी कभी इन यूरोपीय देशों ने हमें भी अपना उपनिवेश बनाया हुआ था और हम पहले उपनिवेश हैं जो हम आजाद हुए, इसलिए हम तुम्हारे बड़े भाई हैं। तो अपनी पहचान को इसी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका कहीं ना कहीं अपनी पुरानी पहचान को बनाए रखना चाहता है। फिर है कि लिखित संविधान पर आधारित आधुनिक राष्ट्र का निर्माण हुआ। मैं संभवतः पीछे आपको ब्रिटिश संविधान के बारे में बता चुका हूं, आपको याद होगा। तो ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान था, इवॉल्व था, ग्रेजुअली इवॉल्व किया, और संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो अगर दुनिया का पहला लिखित आधुनिक संविधान कोई है तो यही उपनिवेशों का, जो आगे परिचय कराऊंगा मैं आपको, ये उपनिवेशों का संविधान बनेगा, यानी अमेरिकी संविधान। यह भी एक महत्व है। अब लिखित संविधान पर आधारित आधुनिक राष्ट्र का निर्माण हुआ। अभी यूरोपीय सरकारें प्रबुद्ध राजतंत्र के मॉडल पर ही थी, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका गणतंत्र के स्तर पर पहुंच गया। ये प्रबुद्ध राजतंत्र क्या है? देखो, वह राजतंत्र जो प्रबोधन के कुछ विचारों को अपना चुका हो उसको प्रबुद्ध राजतंत्र कहते हैं। ये शब्द से घबराना मत। जैसे देखो, जब प्रबोधन आया तो प्रबोधन ने यूरोपीय राजतंत्र के समक्ष कुछ मांगे रखी कि आप एक प्रतिनिधित्वक संस्था की स्थापना करिए, आप हमें प्रतिनिधित्व दीजिए, आप हमें कुछ स्वतंत्रता दीजिए, हमें कुछ। तो यूरोपीय शासकों ने वैसा तो कुछ नहीं किया, जितनी मांगी थी वैसा तो नहीं मानी। लेकिन कुछ यूरोपीय शासकों ने, जिसमें प्रशा का फ्रेडरिक द ग्रेट था, ऑस्ट्रिया का जोसेफ द्वितीय था और रूस का कैथरीन द ग्रेट थी, ये सब कुछ प्रबोधन के विचारों को अपनाने का नाटक किया। ध्यान रहे, अपनाया नहीं, नाटक किया। तो वैसे राजतंत्र को कहा गया प्रबुद्ध राजतंत्र, माने अपनी प्रजा को संतुष्ट करने के लिए। तो यूरोपीय देश अधिक से अधिक अभी प्रबुद्ध राजतंत्र पर थे, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका गणतंत्र के स्तर पर पहुंच गया। अब कहेंगे भाई गणतंत्र की क्या क्राइटेरिया होती है? गणतंत्र की क्राइटेरिया होती है इलेक्टेड हेड। जब उसका अध्यक्ष या उसका प्रधान जब चयनित होता है, जब चुनाव के द्वारा उसे लाया जाता है, जब उसका हेड इलेक्टेड होता है, तो इलेक्टेड हेड को जहां पर होता है उसे कहते हैं गणतंत्र। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी आगे चलकर ये ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेश अपने आप को गणतंत्र के रूप में ढालेंगे और दुनिया का पहला आधुनिक
आधुनिक शब्द को मैं यूज कर रहा हूं, आप लोग समझना, दुनिया का पहला आधुनिक गणतंत्र बनेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने संघीय व्यवस्था के रूप में विश्व के बहुभाषा भाषी, बहुनस्लीय तथा बहुसांप्रदायिक देशों के लिए सरकार का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। अब मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ी संघीय व्यवस्था की बात की थी। दुनिया का पहला संघ संयुक्त राज्य अमेरिका है, दुनिया का पहला संघीय व्यवस्था है, ये संघ का पहला एक्सपेरिमेंट है। मैं आपको बताऊं कि आज दुनिया में 11 संघ है, लेकिन जिस समय संयुक्त राज्य अमेरिका आया था, सो इट वाज द फर्स्ट फेडरेशन इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। मैं आपको बताऊं कि जब ये संघ बनाया था तो दुनिया का पहला एक्सपेरिमेंट था। आपको पता है, मैं आपको अभी आगे आपको संविधान में बताऊंगा कि पहले इसने तरह तरह के प्रयोग किए, और जब ये संघ को बनाने जा रहा था तो उसमें यूरोपीय देश हंस रहे थे, जो कि यूरोपीय देशों ने ऐसा प्रयोग नहीं देखा था कि उसको समझते थे कि 13 राष्ट्र मिलकर संघ बना रहे हैं, तो 13 राष्ट्र मिलकर संघ बना रहे, उसमें 13 ही थे, अभी 50 हो गए, 50 राज्य हो गए, तो 13 राज्य मिलकर संघ बना रहे थे। तो उन्होंने कहा कि तो राष्ट्र है 13, ये संघ बना रहे, मतलब उनका कहना था कि मैरिज तो हुआ नहीं, लिविंग रिलेशनशिप है, ये तो संघ टूट जाएगा। वो प्रतीक्षा करते रहे कि बहुत जल्दी ये संघ टूटेगा, ये बहुत बोगस एक्सपेरिमेंट है, उनका मानना था ये बहुत बोगस प्रयोग है, बहुत जल्दी ये संघ टूटेगा। तो इंतजार कर रहे थे संघ कब टूटे, और यहां तो तुमने देखा कि इसी संघीय व्यवस्था के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र बन गया। तो बहुभाषा भाषी, जैसे देखो जो विविधता मूलक है ना, उसके लिए संघीय व्यवस्था ठीक है, जैसे भारत है और भी कई देश है, आप देखोगे फ्रांस है, जैसे स्विट्जरलैंड है, जैसे जर्मनी है, सो व्हिच वाज गोइंग टू बी मल्टी रेशियल, मल्टी रीजनल, मल्टीलिंगुअल। सो फॉर सच नेशन फेडरल सिस्टम इज द मोस्ट सुटेड मॉडल। तो जो फेडरल सिस्टम है, संघीय व्यवस्था, उसके लिए बहुत सुटेबल मॉडल होता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान लाकर व्यक्ति व मानव के अधिकारों की अवधारणा को बल प्रदान किया। ये मैं आगे बताऊंगा कि मौलिक अधिकार को संवैधानिक दर्जा देकर लाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका कैसे उसने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान लाया था। इसने अमेरिका के साथ साथ यूरोप को भी रूपांतरित किया। ब्रिटेन में राजतंत्र की शक्ति को धक्का लगा तथा संसदीय शासन व्यवस्था को बल मिला। इसने फ्रांस की क्रांति में भी अप्रत्यक्ष योगदान दिया। देखो, ये यूरोप को भी बदला है। कैसे? तो सबसे पहले तो ब्रिटेन पर ही प्रभाव पड़ा। आपको याद होगा कि मैंने कल आपको कहानी बताई थी जॉर्ज तृतीय की। अच्छा, एक चीज मैं नहीं बता पाया आपको, एक कहानी मैं आपको बता रहा था, आप लोगों ने याद नहीं दिलाया मुझे। मैंने ग्रेनविले की सरकार की बात की थी, रॉकिंघम की सरकार की बात की थी, पीट की सरकार की बात की थी। कल मैंने कई बातें की थी। आज मुझे उसी कहानी को आगे बढ़ाना था, लेकिन आपने उस कहानी को आगे नहीं, आपने मुझे याद नहीं दिलाया। लगता है आप लोग भी भूल चुके हो। मिस्टर अंकुर, किसी का कोई सवाल आया नहीं कि कल हम लोग एक कहानी बता रहे थे आपको और आप लोग उस स्टोरी को सुन रहे थे, लेकिन फिर मैं इधर महत्व डील करने लगा और आप लोगों ने भी उस कहानी को याद नहीं किया। इसका मतलब उस कहानी में आपकी रुचि नहीं है। क्या मैं छोड़ दूं उस कहानी को कि आप सुनना चाहेंगे? आप मिस्टर अंकुर का, आप जानते हैं कि मिस्टर अंकुर आज के मॉडर्न संजय का काम कर रहे हैं, एंड ही जस्ट वर्किंग एज ए ब्रिज बिटवीन अस। तो उन्हीं के थ्रू हमको सूचना मिलेगी कि आप चाहते क्या हैं। आप वो कहानी सुनना चाहेंगे कि कैसे कैसे अमेरिकी लोग क्रांति की तरफ गए और फिर कैसे आजाद हो गए? घटनाक्रम भी जानना चाहेंगे? ओके ओके, गुड। तो इसको अब फिनिश, अब आज पर हाथ लगा दिया है तो इसको फिनिश कर लेते हैं, फिर मैं रुकता हूं, फिर आपको कहानी बताता हूं, तब अमेरिकी संविधान की तरफ चलता हूं। ओके, तो वही करता हूं। देखिए, तो अब देखो ब्रिटेन में क्या हुआ कि ब्रिटेन में मैं जॉर्ज तृतीय के बारे में, उसी से याद आई कि कहानी हमारी अधूरी है। जॉर्ज तृतीय के बारे में मैंने बताया था कि जॉर्ज प्रथम, जॉर्ज द्वितीय, जिसने बहुत सारी शक्ति गवा दी थी और जॉर्ज तृतीय उन शक्ति को दोबारा प्राप्त करना चाहता था, और इसीलिए जॉर्ज तृतीय उस समय एक पावर गेम खेल रहा था। कोई भी प्राइम मिनिस्टर को 2 साल से अधिक नहीं टिकने देता था, याद होगा। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि उसने बहुत पावर को अर्जित करने की कोशिश की, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। इसी समय अमेरिकी क्रांति घटित हो गई और फिर 1783 तक संयुक्त राज्य अमेरिका आजाद हो जाएगा। और जब संयुक्त राज्य अमेरिका आजाद हो जाएगा
तब तो अब उनको दांव उल्टा पड़ जाएगा। दांव इसलिए उल्टा पड़ जाएगा क्योंकि अब राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी धूमिल हो जाएगी, तो उसकी शक्ति को और भी धक्का लगेगा। उसी समय पिट नामक नेता होगा, उसको पिट द एल्डर बोलते थे, वह नेता था। उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रजातांत्रिकरण शुरू कर दिया, डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया। उसने और भी पार्लियामेंट के लिए शक्ति अर्जित करनी शुरू कर दी। इससे राजतंत्र की शक्ति को और भी धक्का लगा। तो ब्रिटेन में कुल मिलाकर प्रजातांत्रिकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला। अब देखिए, इस क्रांति में फ्रांस भी हिस्सा लेगा, क्योंकि फ्रांस को बदला लेना है, प्रतिशोध लेना है। किसका? तो 7 इयर्स वॉर का। एक 7 इयर्स वॉर की चर्चा शायद आपके सामने की होगी सप्तवर्षीय युद्ध में। अभी फिर बताता हूं। जब मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा था, तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाते हुए मैंने आपको 7 इयर्स वॉर की चर्चा की थी। जैसे आपको मैंने कर्नाटिक वॉर पढ़ाया था, याद होगा। तो कर्नाटक में जो थर्ड कर्नाटिक वॉर है, उसमें ये सप्तवर्षीय युद्ध है। ये सप्तवर्षीय युद्ध का ही वो हिस्सा था। ये सप्तवर्षीय युद्ध कैसे हुआ था, मैं इसको हल्का आपको बता दूं पहले इस युद्ध के बारे में। ये युद्ध 1756 से 63 के बीच हुआ था, है ना। तो 1756 से 63 के बीच हुआ था। तो इस युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ रहे थे। ओके, पीछे भी शायद चर्चा इसकी कर चुका हूं। और इसमें सिर्फ ब्रिटेन और फ्रांस ही नहीं था, इसमें प्रशा भी शामिल था, ऑस्ट्रिया भी शामिल था, और भी कंट्री शामिल थे। और यह युद्ध केवल यूरोप में नहीं लड़ा गया, यह युद्ध यूरोप में लड़ा गया, यह युद्ध अमेरिका में लड़ा गया, यह युद्ध एशिया में लड़ा गया। एशिया में थर्ड कर्नाटिक वॉर के रूप में लड़ा गया। उसी प्रकार से आप देखेंगे यह यूरोप में लड़ा गया, सॉरी अमेरिका में ही लड़ा गया। सो इट वॉज कॉल्ड मिनी वर्ल्ड वॉर। इसको मिनी वर्ल्ड वॉर बोलते थे, समझ रहे हो, यानी छोटा सा विश्व युद्ध। तो मिनी वर्ल्ड वॉर इसका नाम दिया जाता है। और इस युद्ध में एक तरह से ब्रिटेन और फ्रांस के बीच यह युद्ध लड़ा जा रहा था कि ब्रिटेन और फ्रांस में जो भी विजेता होगा, वह विजेता सबसे बड़ा औपनिवेशिक पावर, कॉलोनियल पावर होगा। मतलब दुनिया में सबसे बड़ी कॉलोनी किसको होगी, यह ब्रिटेन और फ्रांस के बीच तय होना था। यह युद्ध इस बात की पूर्व पीठिका थी। अंत में जानते हो, इस युद्ध में ब्रिटेन की जीत हो गई और ब्रिटेन ने फ्रांस से अमेरिका में कनाडा छीन लिया और एशिया में भारत ले लिया। भारत ब्रिटेन के अब वर्चस्व में आ गया। बांडीबास के युद्ध में फ्रांसीसी अंतिम रूप में हार गए। इसलिए उसके बाद ब्रिटेन, यूरोप की राजनीति से अपना दिलचस्पी कम हो गई ब्रिटेन की, और ब्रिटेन चला गया महाद्वीपीय राजनीति की तरफ। और वह अपना वही ओवरसीज ट्रेड में उलझ गया, अपने कॉलोनीज में उलझ गया। क्योंकि ब्रिटेन वैसे भी आप इंग्लिश चैनल के माध्यम से शेष यूरोप से कटा हुआ है। तो उसके बाद तुम देखोगे कि ब्रिटेन यूरोप की राजनीति में प्रायः इंटरेस्ट नहीं लेगा, और ब्रिटेन यूरोप की राजनीति में तभी लौटेगा जब यूरोप में शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा। जब यूरोप में बैलेंस ऑफ पावर जब बिगड़ जाएगा, तभी ब्रिटेन फिर यूरोप में लौटेगा। तो एक बहुत बड़ा आपको बदलाव देखने को मिलेगा। सो देन यू हैव टू बी क्लियर अबाउट द पॉइंट। तो दैट इज कॉल्ड मिनी वर्ल्ड वॉर। इसको मिनी वर्ल्ड वॉर बोलते हैं। तो देखो, एक अमेरिकी क्रांति का ये भी तात्कालिक कारण बना। आप कहोगे भाई अमेरिकी क्रांति का तात्कालिक कारण कैसे बना? तो देखो, अब अमेरिकी जो बस्तियां हैं, जो ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेश हैं, वो उनको पहले वो नहीं चाहते थे कि हम यहां से ब्रिटेन को खदेड़ दें। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि अगर हम ब्रिटेन को वहां से भगा देंगे तो पास में ही कनाडा में फ्रांसीसी वहां पर स्थापित थे। तो ब्रिटिश अमेरिकी लोगों को डर होता था कि अगर हम ब्रिटेन को यहां से खदेड़ देंगे तो वहां से फ्रांसीसी कनाडा से आकर और हमारी कॉलोनी पर कब्जा कर लेंगे, तब तो हम और बुरे फंस जाएंगे। क्योंकि जब लेसर ऑफ द टू एविल्स की बात होगी कि दोनों में कौन बुरा, कौन कम बुरा कौन है, तो ब्रिटिश ही है। फ्रेंच होंगे तो और भी हार्डलाइनर हैं, वो और भी हमारे ऊपर ज्यादा और हावी होंगे। इसलिए बेहतर है कि हम ब्रिटेन को ही रहने देते हैं। लेकिन जब 7 इयर्स वॉर में फ्रांसीसी हार गए और कनाडा से ब्रिटेन ने खदेड़ दिया उन्हें, और कनाडा पर जो कब्जा कर लिया, तब अब ब्रिटिश अमेरिकी पीपुल हैं वो निश्चिंत हो गए इस बात से कि फ्रांसीसी अब हमारे यहाँ आ नहीं सकते, मतलब अब हम पर कब्जा नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने ब्रिटेन को के विरुद्ध स्वतंत्रता की घोषणा कर सके। तो ये तात्कालिक कारण अमेरिकी क्रांति में भी बना था। खैर एनीवे, तो पॉइंट इज कि मैं आपको बता रहा था अभी कि
कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने संविधान में मौलिक अधिकार कहा, तो वही बताया कि ब्रिटेन को भी परिवर्तित किया। अब क्या है कि इसमें क्योंकि 7 वर्ष युद्ध में फ्रांस हार गया था तो प्रतिशोध की आग में जल रहा था, तो जब अमेरिकी क्रांति हुई तो फ्रांस ने भी मदद की उसको, संयुक्त राज्य अमेरिका को, सॉरी ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेश को, तो उसको मदद की। तो उस मदद में उसकी सेना भेजी ब्रिटेन के खिलाफ। वो जो सैनिक वहां से आए वो क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित होकर आ गए, वो अमेरिकी उपनिवेश से क्रांतिकारी विचारों से परिचित होकर आ गए, उनको भी आजादी का गंध लग गया। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको फ्रांस की क्रांति बताऊंगा तो बताऊंगा कि फ्रांस की क्रांति पर इसका एक प्रभाव यह हुआ कि इस क्रांति में हिस्सा लेने का जो अमेरिकी लोगों की इकोनॉमी थी वो इकोनॉमी बहुत खराब हो गई। तो अच्छा उल्टा हो गया, मेरे फ्रेंच लोगों की, फ्रांसीसी सरकार की जो इकोनॉमी थी पहले से भी खराब थी। जब उन्होंने अमेरिकी क्रांति में हिस्सा लिया, वहां पर सेना भेजी, तो उनका खर्च और भी हो गया, तो उनकी इकोनॉमी बहुत खराब हो गई। तो जब उनकी इकोनॉमी की दशा खराब हुई तो वही फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण बना। इसलिए ये बात मैं आपको बताऊंगा, तो ये सब कुछ आ जाएगा महत्व में। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट। देखो ये क्रांति की सीमाएं आगे चलकर, लेकिन जहां महत्व है वही होना चाहिए। तुम लोग थोड़ा ठीक कर लेना कि जो क्रांति की सीमाएं वो महत्व के साथ, जैसे अमेरिकी क्रांति का अपना कुछ महत्व है, उसी प्रकार से अमेरिकी क्रांति की अपनी सीमाएं भी है। तो सीमाओं को देख लो। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा दासों पर लागू नहीं हुई तथा दास व्यवस्था पूर्ववत कायम रही। आगे दास व्यवस्था के उन्मूलन के लिए अमेरिकी उपनिवेशों को एक गृहयुद्ध लड़ना पड़ा। आगे गृहयुद्ध बताऊंगा। देखो अमेरिकी क्रांति में नारा तो मध्यवर्गीय क्रांति थी, तो नारा दिया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। लेकिन यह बात भी स्पष्ट कर दी कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी केवल फ्री सिटीजन के लिए, व्हाइट लोगों के लिए है, ब्लैक और दासों के लिए नहीं है। तो कुल मिलाकर वो तो फिर ये इसका सीमा है कि कुछ ही लोगों के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है। और दूसरा है कि अमेरिकी क्रांति पर मध्य वर्ग का वर्चस्व बना रहा। कुछ जगहों पर श्रमिक, कारीगर तथा बेरोजगार लोग भी ज्यादा हिंसक होने लगे थे और अधिक स्वतंत्रता की मांग करने लगे थे। तो मध्यवर्गीय नेतृत्व ने बड़ी चालाकी से उन्हें अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया तथा उनकी आर्थिक मांगों को स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर मोड़ दिया। देखो आगे फ्रांस की क्रांति में स्पष्ट करूंगा। जैसे मैंने जो कल आपको वर्गीय संरचना बताई, तो सबसे पहले ऊपर क्या बताया, कुलीन वर्ग है और भद्रजन है, उनके नीचे मध्य वर्ग के लोग हैं, उनके नीचे निम्न वर्ग में आपको मैंने किसान और मिस्त्री बताया, और उनके नीचे फिर दास हैं। तो मैंने आपको बताया कि एक्चुअली हुआ ऐसा कि निम्न, जैसे ये मध्यवर्गीय क्रांति थी, मध्यवर्गीय सक्रिय था, और मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के लक्ष्य में अंतर होता है। मैंने प्रबोधन में भी आप लोगों को बताया था और एक सवाल कल किया था जिसका बड़ा इंटेलिजेंट आंसर आप लोगों ने दिया था कि मध्य वर्ग और निम्न वर्ग में क्या मतभेद होता है। तो मध्य वर्ग चाहता है संवैधानिक राजतंत्र, मध्य वर्ग चाहता है सीमित मताधिकार, और निम्न वर्ग चाहता है प्रजातंत्र। वो चाहता है आर्थिक पुनर्वितरण, कि हमें काम का अधिकार मिले, हमें भोजन का अधिकार मिले। तो निम्न वर्ग का लक्ष्य मध्य वर्ग से ज्यादा होता है और मध्य वर्ग प्रजातंत्र से डरता है। मध्य वर्ग को लगता है कि अगर प्रजातंत्र आ गया तो फिर हमारी संख्या कम है तो सत्ता निम्न वर्ग के हाथों में चली जाएगी। इसलिए तुम अमेरिकी क्रांति के मध्य देखोगे कि निम्न वर्ग ने अपना सिर उठाया था। जैसे बोस्टन एक जगह है, तो बोस्टन में कुछ अमेरिका में जहां पर टी पार्टी हुई है, मैं उसको डिस्कस करूंगा, वो मैसाचुसेट्स में है बोस्टन। तो बोस्टन में क्या हुआ कि कुछ भूखे लोग थे, कुछ बेरोजगार लोग थे, कुछ निर्धन लोग थे, और
छात्र थे, ये सब मिलकर वहां हिंसा छेड़ने लगे। तो मध्य वर्ग के नेतृत्व ने बड़ी चालाकी से उनको अपने नीचे दबा के रख लिया और निम्न वर्ग को अमेरिकी क्रांति में सक्रिय नहीं होने दिया। इसलिए जो अमेरिकी क्रांति रही वो मध्य वर्ग की आकांक्षा के अनुकूल रही। जो परिवर्तन भी हुए वे परिवर्तन भी मध्य वर्ग की आकांक्षा के अनुकूल हुए, उससे निम्न वर्ग की इच्छा पूरी नहीं हुई। और तीसरा है कि मध्यवर्गीय प्रभाव के कारण ही यूएसए के संविधान में सीमित लोगों को मताधिकार मिला, जनसामान्य एवं महिलाएं उससे वंचित रही। जैसे मध्यवर्गीय प्रभाव के कारण जो यूएसए के संविधान में सीमित लोगों को ही मताधिकार मिला है, कुछ ही लोगों को, मतलब जो जनसामान्य और महिलाएं हैं उन मताधिकार से वंचित ही रही। तो भाई क्या अमेरिकी क्रांति सभी को मताधिकार कहां दे? तो हम लोग भारत में देखेंगे कि सभी को हम लोगों ने एक ही साथ मताधिकार दे दिया, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, नेहरू की सरकार, आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा। लेकिन देखो यहाँ पर कितने कम लोगों को मताधिकार मिला है। तत्काल इसको मैं यहीं रोकता हूँ और आप लोगों को ले चलता हूँ वही जो मैं कहानी बता रहा था, तो उसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ और फिर मैं आता हूँ बाकी चीजों पर और फिर संविधान से संबंधित चीजों पर। देखिए, अब इसी में मैं आपको बताना चाहता। देखिए, मैंने कल आपको बताया था घटनाक्रम। तो पहला मैंने आपको बताया था ग्रेनविले की सरकार, याद होगा? पहले मैंने आपको बताया था ग्रेनविले की सरकार, इसमें ग्रेनविले प्रधानमंत्री था और 1767 से 69 तक मैंने आपको बताया था, याद? सॉरी, 1765 से 70 तक मैंने बताया था। मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली जब ग्रेनविले आया तो अमेरिकी डाक को देखना शुरू कर दिया था और उसने देखा कि भाई अमेरिका में तो अभी जितना हमको लाभ मिलना चाहिए अमेरिकी उपनिवेश से उतना लाभ नहीं मिल रहा, बल्कि उसमें निवेश हमारा ज्यादा हो रहा, उससे आउटकम नहीं आ रहा। तो उसने कुछ निर्णय लिए थे, जैसे जहाजरानी कानून को कड़ाई से लागू करना, एंटी स्मगलिंग एक्ट को कड़ाई से लागू करना और फिर स्टाम्प एक्ट और शुगर एक्ट लगा दिया। तो मैंने आपको बताया था कि 13 अमेरिकी उपनिवेशों के प्रतिनिधि जमा हुए थे न्यूयॉर्क में और नारा दिया था प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। मैं कल समझा चुका हूं, उस क्वेश्चन को भी देख चुके हो आप। अब क्या हुआ कि चूंकि जॉर्ज तृतीय था, तो जॉर्ज तृतीय का तो बहुत अपना ओवर बियरिंग नेचर था, तो जॉर्ज तृतीय के कारण ये ग्रेनविले की सरकार मात्र 2 वर्ष में गिर गई। अब आ गई रॉकिंघम की सरकार। तो रॉकिंघम की सरकार का टाइम पीरियड है 1767 से 69। तो रॉकिंघम प्रधानमंत्री था। तो रॉकिंघम ने क्या किया कि जो भी स्टाम्प एक्ट, शुगर एक्ट था, सभी को रद्द कर दिया। तो ये तो खुशी की बात होती, लेकिन उसने कह दिया कि वैसे तो मैं टैक्स रद्द कर रहा, लेकिन अमेरिकी लोगों को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को अमेरिका पर बाहरी आंतरिक सभी तरह का कर लगाने का अधिकार है। इस पर अमेरिकी लोगों ने काफी प्रतिक्रिया दिखाई, जबकि उसने कोई नया कर नहीं लगाया, सिर्फ उसने घोषणा कर दी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को अमेरिकी लोगों पर कर लगाने का अधिकार है। और जो तीसरा है वो तीसरा इसके, लेकिन 2 साल में इसकी भी सरकार गिर गई। जॉर्ज तृतीय तो किसी भी सरकार को लंबे समय तक टिकने नहीं देता था, आपको पता है। तो फिर जो चौथी सरकार आई, यह सरकार आई पिट की, माने पिट प्रधानमंत्री था। ये 1769 से 72 तक की सरकार रही। तो पिट प्रधानमंत्री था और जो पिट था उसमें टाउनसेंड था वित्त मंत्री। टाउनसेंड था, वो वित्त मंत्री था। तो टाउनसेंड वित्त मंत्री था। तो टाउनसेंड ने सोचा कि अच्छा देखो, क्योंकि अमेरिकी लोगों ने खुद नारा दिया था प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। मैंने उनका कहना था अमेरिकी लोगों का कि आप बाह्य कर लगा सकते हो, हम पर चुंगी लगा सकते हो, लेकिन आपको आंतरिक कर, मतलब जो एक्साइज ड्यूटी जिसको कहते हो, सेल्स टैक्स है, वो लगाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा कोई प्रतिनिधि आपके पार्लियामेंट में नहीं बैठता, वो हमारा विधानमंडल लगाएगा। उन्होंने जो मांग की तो इन प्रिंसिपल वो खुद ही स्वीकार कर चुके थे कि आपको बाह्य कर लगाने का अधिकार है। तो चूंकि इन प्रिंसिपल वो स्वीकार कर चुके थे, तो इस पर जो प्रतिनिधि है, अमेरिकी प्रतिनिधि, वो ब्रिटिश, ये टाउनसेंड जो वित्त मंत्री है, वो निश्चिंत हो गया, समझा कि चलो
बाह्य कर की तो अनुमति इन्होंने भी दी ही हुई है, तो उसने आंतरिक कर नहीं लगाए, 5 वस्तुओं पर बाह्य कर लगा दिया। उसमें एक तंबाकू था, एक धातु मुद्रा था, एक रंग था, एक चाय थी, एक शायद शीशा था या कुछ ऐसा था, पूरी याद नहीं है, 5वां। तो जब इस पर कर लगाया, अब देखिए अमेरिकी उपनिवेशों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया, नहीं नहीं बाह्य कर नहीं, बाह्य आंतरिक कर ही नहीं, बाह्य कर लगाने का भी अधिकार नहीं, बाह्य कर लगाने का भी अधिकार नहीं, आंतरिक कर ही नहीं। अब देखो, अब ब्रिटिश अमेरिकी प्रतिनिधियों ने अपनी भाषा बदल दी। यह क्या दर्शाता है? दर्शाता है कि अब ये उपनिवेश के दर्जे से ऊपर उठ रहे थे। अब नाउ ब्रिटिश अमेरिका वाज जस्ट अ नेशन इन मेकिंग, इट वाज अ नेशन इन मेकिंग। अब ये एक बनता हुआ राष्ट्र था, दिनों दिन इसकी आकांक्षाएं बढ़ती जा रही थी। इसने साफ मना कर दिया कि आपको बाह्य कर लगाने का अधिकार नहीं। मतलब उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई। खैर चलिए, अब फिर जॉर्ज तृतीय कांड टाउन से, मतलब ये पिट की सरकार भी गिर गई। तब ये चौथी सरकार आई, लॉर्ड नॉर्थ की सरकार, लॉर्ड नॉर्थ की सरकार। तो लॉर्ड नॉर्थ की सरकार ने अमेरिकी उपनिवेशों के विद्रोह को देखते हुए, ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेशों के विद्रोह को देखते हुए उसने सारे कर रद्द कर दिए, केवल एक कर, क्योंकि उसको लगा कि भाई अगर थोड़ा सा कर नहीं लगने देता हूं तो फिर इन प्रिंसिपल तो हमें टैक्स लगाने का राइट ही नहीं बच जाएगा, तब तो हमारे हाथ बंध जाएंगे। उसने यह किया कि सिर्फ एक कर, चाय पर कर, बाकी सारे कर हटा लिए और चाय पर कर केवल रहने दिया। और अब एक और भी दिलचस्प बात बताओ, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में थी वो वित्तीय घाटे से का सामना कर रही थी, और लॉर्ड नॉर्थ की सरकार का मतलब मान के चलिए इसके बाद शुरू हुआ है तो क्रांति तक रहा। तो जो लॉर्ड नॉर्थ की सरकार, हाँ, तो चाय पर केवल कर लगे रहने दिया। उसको लगा कि भाई इन प्रिंसिपल अगर चाय पर हम कर नहीं लगे रहने देते हैं तो फिर तो अमेरिकी लोग फिर और भी उनका मनोबल बढ़ जाएगा, तो इसलिए चाय पर इन प्रिंसिपल कर रहने दिया। और चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी उसमें घाटे का सामना कर रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यह राइट दे दिया कि सीधा वो चीन से चाय का संग्रह करके और सीधा चाय का निर्यात वो कर दे, वो सीधे तौर पर अमेरिका में चाय का निर्यात कर दे। तो चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट उन्हें चाय भेजने लगी, तो चाय बड़ी सस्ती दर पर मिल रही थी। तो चाय सस्ती दर पर मिल रही थी तो उनको खुश होना चाहिए। तो उल्टा जो स्मगलर्स लोग थे, तस्कर लोग थे और कुछ अमेरिकी राजनेता थे, उन लोगों को समझाने लगे कि देखो भाई, आप ज्यादा खुश मत हो, ये जानबूझकर सस्ती दर पर आपको चाय मुहैया करा रहे हैं कर लेने के बाद भी, क्योंकि वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि भाई अपने कर, मतलब वो चूंकि आपको सस्ती दर पर इसलिए चाय उपलब्ध करा रहे हैं क्योंकि वह अपने कर लगाने के अधिकार को स्वीकृत करवाना चाहते हैं, और कर लगाने के अधिकार को स्वीकृत करवाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। बस लोगों में खलबली मचने लगी, मध्य वर्ग के बुद्धिजीवियों में। अब उसी में एक घटना हो गई। मैसाचुसेट्स का एक बंदरगाह है, मैसाचुसेट्स का बंदरगाह, उस बंदरगाह का नाम था बोस्टन। तो बोस्टन में ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 जहाज आकर रुके थे और वो जहाज चाय की पेटियों से भरे हुए थे। तो सैमुअल एडम्स एक नेता था, उसके नेतृत्व में, सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कुछ व्यापारी और कुछ स्मगलर और व्यापारियों में साठगांठ थी। तो सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में व्यापारी और तस्कर का एक समूह, घटना है 16 दिसंबर 1774 की। 16 दिसंबर 1774 को कुछ व्यापारी और तस्कर गए बोस्टन बंदरगाह पर, उस जहाज से 340 पेटियां खींचकर समुद्र में फेंक दिया। 340 पेटियां। अब देखिए, 2 चम्मच स्पूनफुल अगर आप टी रखते हो अपने कंटेनर में तो पूरा वाटर लाल हो जाता है। जो 340 पेटियां वहां समुद्र में गिरी
तो वहां का पानी, आसपास का पानी लाल हो गया। उसको कहते हैं अमेरिकी इतिहास में, अमेरिकी क्रांति के इतिहास में बोस्टन की चाय पार्टी। हम लोग जब बचपन में थे तो ट्रांसलेशन वर्क करने के लिए बोस्टन की टी पार्टी दी जाती थी, जिसको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना पड़ता था। तो उसमें क्या था कि अब हमें पहले जब उसको हम जब पढ़े नहीं, सिर्फ पढ़ते थे, ऊपर हेडिंग था बोस्टन की टी पार्टी, तो देखकर बड़ा आकर्षण होता था, लगता था कि पता नहीं वो कैसी चाय पार्टी होगी, उस चाय का क्या टेस्ट होगा, वो कैसा अद्भुत चाय होगी कि उसका नाम ही पड़ गया बोस्टन की टी पार्टी। लेकिन जब उस कंटेंट को पढ़ा, उस समय तो क्लास 4th 5th में पढ़ते थे, तो जब कंटेंट को पढ़ा तो लगा कि भाई ये साधारण चाय पार्टी नहीं थी, कुछ अजीब तरह का चाय पार्टी थी। तो घटना घटित हुई। अब तो ब्रिटिश सरकार आग बबूला हो गई। उसने कहा कि भाई तो बहुत उदंडता है, इस उदंडता को सहन नहीं किया जाएगा। उसने, ब्रिटिश सरकार ने मैसाचुसेट्स का जो चार्टर था, सभी जितने भी ब्रिटिश उपनिवेश थे सबके अलग अलग चार्टर दिए गए थे, तो बोस्टन का चार्टर रद्द कर दिया, मैसाचुसेट्स का चार्टर रद्द कर दिया, बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया और संबंधित जो दोषी व्यक्तियों को तलाश कर और उन पर लंदन में मुकदमे चलाए गए। उसी समय एक पहला कॉन्टिनेंटल कांग्रेस 1775 में बनाया, अमेरिकी प्रतिनिधियों ने पहला महाद्वीपीय कांग्रेस बुलाया। और उसमें उस समय देखो, हाउस ऑफ कॉमन्स था, वो कमजोर संस्था थी, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ज्यादा ताकतवर संस्था थी उस समय। तो धीरे धीरे, मैंने आपको कल बताया कि धीरे धीरे हाउस ऑफ कॉमन्स का पावर बढ़ा और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो उच्च सदन है उसकी शक्ति कम हुई। इन्होंने, अमेरिकी प्रतिनिधियों ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स को एक प्रतिवेदन भेजा जिसमें मांग की कि कृपा करके आप अमेरिकी लोगों की मांग को समझिए और पीछे आपने जो भी संयुक्त अमेरिका के संदर्भ में जहाज ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेश के संदर्भ में जो आप जितने भी जहाज रानी कानून बनाए हैं और जितने तरह के कानून बनाए उन सभी को रद्द कर दीजिए, ये मांग की उन्होंने। तो ब्रिटिश सरकार ने सुनवाई नहीं की, तो फिर इनको खलबली मचने लगी। तब तक अमेरिकी उपनिवेश के लोगों ने 1775 ईस्वी में अपनी एक सेना स्थापित कर ली और उस सेना का सेनापति बनाया जॉर्ज वाशिंगटन को। तो जॉर्ज वाशिंगटन सेनापति बना, बाद में प्रेसिडेंट भी बना है। तो जॉर्ज वाशिंगटन सेनापति बना और 1775 में लेक्सिंगटन नामक स्थान पर ब्रिटिश सेना और अमेरिकी उपनिवेशों की सेना के बीच संघर्ष शुरू हो गया। जब संघर्ष शुरू हो गया तो उधर फ्रांस भी बदला लेना चाहता था, तो फ्रांस ने ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेशों को आश्वासन दिया कि हम सहायता करेंगे। उधर स्पेन को भी ब्रिटेन से शत्रुता थी, तो स्पेन ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि हम सहायता करेंगे। हॉलैंड ने भी कहा हम सहायता करेंगे। लेकिन अब सहायता तो तभी करेंगे, इनका कहना था कि आप स्वतंत्र हो जाओ, जब तक आप स्वतंत्रता की घोषणा नहीं करोगे तब तक आप ब्रिटिश उपनिवेश हो, और हम अगर सहायता करेंगे तो हमारा यह कदम अवैध माना जाएगा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, इसलिए आप स्वतंत्रता की घोषणा करो। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ये 4 जुलाई 1776 को इन्होंने अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और 1776 को ही स्वतंत्रता की घोषणा हुई। युद्ध चलने लगा 1 by 1 करके। अब एक्चुअली कहा जाता है कि अमेरिकी लोगों की जीत के 3 प्रमुख कारणों से, तो कई हैं, 3 प्रमुख कारण बताए जाते हैं। एक बताया जाता है प्रकृति। प्रकृति का मतलब है कि चूंकि अमेरिकी उपनिवेश इतनी दूर में फैले हुए थे कि चाहकर भी ब्रिटिश वहां अपनी सेना को नहीं भेज पाते थे, और जो लोकल सेना थी जॉर्ज वाशिंगटन के अधीन, उसको फायदा हो जाता था। तो एक माना गया प्रकृति, और दूसरा कहा फ्रांस। फ्रांस का मतलब है कि फ्रांस की सहायता अमेरिकी उपनिवेशों को बड़ी काम आ गई। फ्रांस ने विशेषकर अटलांटिक महासागर में जो नाकेबंदी कर दी ब्रिटिश जहाजों के अगेंस्ट में, तो ब्रिटिश जहाज चाहकर भी जो ब्रिटेन से सहायता लाना चाहते थे वो नहीं पहुंचा पाते थे। और तीसरा कहा गया कि तीसरा फैक्टर उसमें काम कर रहा था जॉर्ज वाशिंगटन, क्योंकि जो जॉर्ज वाशिंगटन का नेतृत्व है वह नेतृत्व भी बहुत प्रगतिशील नेतृत्व जॉर्ज वाशिंगटन का माना गया, कि जॉर्ज वाशिंगटन बहुत आगे बढ़कर बहुत अच्छे ढंग से नेतृत्व किया।
और उसने बड़ी सफलतापूर्वक, अंत में जानते हो क्या हुआ, 1781 में ये जगह का नाम था यॉर्क टाउन। यॉर्क टाउन जगह का नाम था। और ब्रिटिश सेनापति जिसने समर्पण कर दिया जॉर्ज वाशिंगटन के सामने, उस सेनापति का क्या नाम था, उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। माने जो लॉर्ड कॉर्नवालिस अब बंगाल का वायसराय बनकर आया है, वही लॉर्ड कॉर्नवालिस वहां पर ब्रिटिश सेना का सेनापति था और उसने समर्पण किया 1781 में यॉर्क टाउन में। और फिर 1783 में पेरिस में एक संधि हुई और पेरिस की संधि के आधार पर ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिल गई। 13 उपनिवेश स्वतंत्र हो गए। तो मैं स्टूडेंट्स अब यहां पर एक दिलचस्प कहानी आपको बताता हूं जॉर्ज वाशिंगटन के विषय में। जैसे जॉर्ज वाशिंगटन तो प्रेसिडेंट भी बाद में बना, तो जब जॉर्ज वाशिंगटन है वो चूंकि मतलब अमेरिका को आजादी वही दिलाई, तो ब्रिटेन में उसके प्रति बड़ी घृणा का भाव था। ब्रिटिश सरकार उसे बहुत चिढ़ा हुआ था। हालांकि बहुत आगे की बात है, जॉर्ज वाशिंगटन के बहुत आगे, तब ब्रिटेन अमेरिका के बीच अच्छे संबंध भी कायम हो गए। अर्ली 19th सेंचुरी की बात मैं बता रहा हूं। ये तो 1776 की बात है ना, मैंने 19वीं सदी के आरंभिक दशक की बात बता रहा हूं। लेकिन तो भी जॉर्ज वाशिंगटन को ब्रिटिश लोगों ने माफ नहीं किया था। उसको लगता था कि वही विद्रोहियों का नेतृत्व करके आजादी, मतलब ब्रिटिश लोगों को कहीं ना कहीं अमेरिका खोने का गम था, तो जॉर्ज वाशिंगटन से चिढ़ थी। तो एक घटना बताता हूं। एक्चुअली घटना मैं कैसे जानता हूं, तो मैंने एक मूवी देखी थी लिंकन। उस मूवी का नाम है, हॉलीवुड की मूवी है, उस पर ऑस्कर भी मिला हुआ है, जिसमें अमेरिकी गृहयुद्ध की पूरी चर्चा है उस मूवी में, और अब्राहम लिंकन की चर्चा है। उसी मूवी में अब्राहम लिंकन अपने मंत्रियों को, मतलब अपना जो ऑफिसर्स है, उसको एक कहानी सुना रहा था। हम लोगों ने काफी उस कहानी को एंजॉय किया, तो वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अब्राहम लिंकन ने अपने अधिकारियों को बताया कि एक्चुअली ब्रिटेन में मतलब जॉर्ज वाशिंगटन के प्रति लोगों में काफी घृणा थी। तो हुआ एक बार ऐसा कि एक अमेरिकी मिलिट्री ऑफिसर मतलब ऑफिशियल विजिट पर ब्रिटेन गया, यानी लंदन ऑफिशियल विजिट पर। वो सेना का जनरल था, अमेरिकी सेना का। वहां उसको जो वहां का मिलिट्री हेडक्वार्टर में उसको स्वागत हुआ, और मिलिट्री हेडक्वार्टर में बैठकर वह ब्रिटिश सैनिक जनरल से वार्ता कर रहा था। वो अपना रूटीन कोर्स जो होता है अधिकारियों के स्तर पर, वो अपना चल रहा था सम्मेलन। तो वो जनरल जब उसे वार्ता कर रहा था ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर से, तो उसको कुछ टॉयलेट जाना की जरूरत पड़ी, वॉशरूम। तो उसने वॉशरूम के लिए बोला कि आई हैव टू गो टू वॉशरूम। तो उसको बता दिया कि हाँ, रास्ता बता दिया। वो गया, वो अमेरिकी जनरल, और वॉशरूम में गया। जब वॉशरूम में गया तो वहां पर जब देखा वॉशरूम में, तो अपना रिलीज हुआ। और फिर वहां पर जब देखा तो देखा बड़ा एक अजीब चीज देखा कि भाई टॉयलेट में जॉर्ज वाशिंगटन का पोर्ट्रेचर, जॉर्ज वाशिंगटन की जो तस्वीर है टॉयलेट में लटक रही है। तो उसको आश्चर्य हुआ कि भाई जॉर्ज वाशिंगटन की तस्वीर टॉयलेट में क्यों लटक रही है। लेकिन उसको इग्नोर कर दिया। उसको लगा कि जानबूझ के ब्रिटिश लोगों की शरारत है, ब्रिटिश लोगों ने जानबूझ के ऐसा किया है उसको अपमानित करने के लिए। उतना तो समझ में आ ही गया उसको, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। इग्नोर करके फिर आया, एज इट इज वार्ता शुरू कर दिया। तो जो ब्रिटिश कमांडर है वो जानबूझ के उसको टीज करना चाहा। उसने कहा कि मिस्टर अमुक, यू हैव जस्ट वेंट टू द वॉशरूम, तो इन टॉयलेट हैव यू फाउंड समथिंग अनयूजुअल। मतलब आप जब अभी टॉयलेट में गए थे तो वहां पर कोई चीज आपको विचित्र सी दिखी थी क्या? इसने इग्नोर किया। इसने कहा कि नो, एवरीथिंग वाज यूजुअल, आई थिंक नथिंग अनयूजुअल है। तो अब उतना पर भी चुप हो जाता तो गनीमत थी। फिर उसने टीज करने के लिए कहा कि आपको वहां कुछ भी नहीं दिखा? तो कहा कि नो, सो फार आई एम रिकॉलिंग नथिंग। तब फिर और आगे बढ़ के कहता है, क्या वहां पर आपको जॉर्ज वाशिंगटन का पोर्ट्रेचर नहीं दिखा? ये तो साहब बोला, तो फिर भी इग्नोर किया। कहा यस यस, आई हैव सीन द पोर्ट्रेचर, यस, ओके ओके, या आई हैव सीन। चाहा कि बात को ही समाप्त कर दूं। फिर देखो, अब टीच करने के लिए फिर चौथा क्वेश्चन उससे करता है कि व्हाट डू यू थिंक मिस्टर, इज इट द राइटफुल प्लेस फॉर जॉर्ज वाशिंगटन? मतलब कि ये जॉर्ज वाशिंगटन के लिए क्या उचित स्थान है? तब तक वो बहुत इरिटेट कर चुका था कि भाई तो जानबूझ के किसी को डिस्ग्रेस करना है। तो उसने कहा यस, आई थिंक कि दिस इज द मोस्ट राइटफुल प्लेस फॉर जॉर्ज वाशिंगटन। व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, so they are going to the toilet, they are sitting on the commode, and once they are observing and watching, observing
attentively the portraiture of George Washington. So under the fear of George Washington, they used to make the quick relief and the quick release in the toilet. मतलब कि जॉर्ज वाशिंगटन को जब वो देखते हैं पोर्ट्रेचर तो उनको बहुत तेजी से पॉटी उतर जाता है। तो मतलब इस तरह से उसको ऐसा करारा जवाब ब्रिटिश जनरल को दिया कि ब्रिटिश जनरल चुप हो गया। तो ये था जॉर्ज वाशिंगटन के प्रति ब्रिटिश लोगों की घृणा, और इस तरह से घृणा व्यक्त की थी उन्होंने, और इसका वो उसी तरीके से जवाब भी दिया। तो ये मैंने आपको बताया कि ये 3 फैक्टर है, जो 3 फैक्टर वहां काम कर रहा था उनकी मतलब अमेरिकी लोगों की जीत में और ब्रिटिश लोगों की हार में। तो देखो ये तो आप लोगों का आई थिंक कि इट हैपेंड। और तो मेरे स्टूडेंट्स ने इस कहानी को एंजॉय किया मिस्टर अंकुर? ओके, सो अब देखो अमेरिकी क्रांति ने अमेरिका के साथ साथ यूरोप को ही बदल दिया। तो इसमें अमेरिका को कैसे बदला ये तो मैं अमेरिकी संविधान के बाद तुमको खुद पता चल जाएगा, इसको पढ़ोगे तो खुद पता चल जाएगा। कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो तो तुम इसको हमें बता देना, मुझे लगता है दिक्कत नहीं होगी। कुछ भी अगर सवाल हो तो मैं आपका जवाब देने के लिए तैयार हूं। अब अमेरिकी क्रांति के साथ ब्रिटेन ने जहां एक साम्राज्य को खो दिया वहीं दूसरे साम्राज्य को प्राप्त कर लिया, इस कथन को साधारण स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन को भी देखो मैंने अच्छे ढंग से डील कर दिया है। ये क्वेश्चन क्या है, मतलब इतना ही लिखा हुआ है, इसको तुम पूरा का पूरा उदाहरण देके समझा सकते हो। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तब इसका उदाहरण दे पाओगे, मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़ाई है तुम लोगों ने। जैसे देखो अमेरिकी क्रांति के साथ ब्रिटेन ने जहां एक साम्राज्य को खो दिया और एक दूसरे साम्राज्य को प्राप्त कर लिया, तो इसको मैंने केवल यहां हिंट करके छोड़ दिया। इसको ऐसे देखो, डॉट 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 कर लो। एक साम्राज्य को खो दिया, एक दूसरे साम्राज्य को प्राप्त कर लिया। अब इसके बाद फिर दूसरी चीजें आ गई, दूसरी चीजें आ गई है। लेकिन यहां पर अगर तुम इसको और भी इलेबोरेट करना चाहो तो इलेबोरेट करने का मैं तरीका आपको बता देता हूं कि जैसे इसको ऐसे लिख सकते हो कि जब तक, जैसे आपने यहां पर थेसिस तो लिख ही दिया कि अमेरिकी क्रांति ब्रिटिश साम्राज्यवाद के इतिहास में एक भूचिन्ह बनकर आई। इस क्रांति के पश्चात ब्रिटेन ने ब्रिटिश क्राउन के सबसे कीमती आभूषण के रूप में अमेरिकी उपनिवेश को खो दिया, परंतु एक दूसरे कीमती आभूषण के रूप में भारत को प्राप्त कर लिया। थेसिस क्लियर? दिस इज हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है आपका। थेसिस क्लियर? ओके। अब उसके बाद आप देखो, अब इसके बाद आप शुरू कर सकते हो कि जब तक अमेरिकी उपनिवेशों पर ब्रिटेन का अगर आप लोग मेरे साथ लिखना चाहो तो लिख लो, मैं जोर जोर से बोलता हूं तो उस आवाज के सहारे आप भी लिख सकते हो। जब तक अमेरिकी उपनिवेशों पर ब्रिटेन का नियंत्रण रहा था तब तक ब्रिटेन ने भारतीय उपनिवेश को अपेक्षित महत्व नहीं दिया था। पीडीएफ पूरा आंसर है? ओके, तब तो ठीक है। इसमें क्यों इतना कम है मिस्टर अंकुर? ऊपर नीचे तो हाँ ठीक है। तो अगर आंसर है बच्चे तब तो ठीक है, देन गुड। तो तुम देख ही चुके हो, इस पूरा का पूरा आंसर को देख ही चुके, तुम लोग खुद समझदार हो। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। यहाँ पर पीडीएफ में कटा हुआ था, तो यहाँ पर कटा हुआ था इसमें पीपीटी में, तो मुझे लगा कि कहीं वो मिसिंग है। तो अब उसमें तुमने देखा होगा कि हमने जो तर्क दिया कि 17वीं सदी में जो पहले नौपरिवहन कानून लाए गए थे वो अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में लाए गए थे, भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं। लेकिन जब उन्होंने अमेरिका खो दिया तो भारत ब्रिटिश क्राउन का सबसे कीमती आभूषण बन गया।
और 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसमें भारत पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई। उसके लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जैसे संगठन बनाए गए। और फिर 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजा गया बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो इतने सारे सुधार किए, उन सुधारों का उद्देश्य क्या था? उन सुधारों का उद्देश्य था भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत करना। तो इस तरह तुम देखते हो कि जब अमेरिका को खोने के बाद उन्होंने दूसरे साम्राज्य भारत को प्राप्त कर लिया। तो यही इस क्वेश्चन का उत्तर है। एक बार यूपीएससी के ऑप्शनल के शॉर्ट नोट में पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि कभी भी जीएस में पूछा जा सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन। और वैसे भी आपको समझदारी के लिए तो ये जानना ही होगा, तो मैं यहीं पर इसको रोकता हूं। अब हम लोग चलते हैं अमेरिकी संविधान की तरफ, कि पहले अमेरिकी संविधान निर्माण की चुनौती क्या थी उसको देखते हैं। चलिए, मेंटली अलर्ट है आप लोग? अंकुर, माय स्टूडेंट लोग ठीक हैं? कोई प्रॉब्लम? ओके हैं? यस, ठीक है। तो अब देखिए, अमेरिकी संविधान निर्माण। अमेरिकी संविधान निर्माण, अब देखिए एक्चुअली हुआ क्या कि 13 उपनिवेश साथ मिलकर लड़े, स्वतंत्रता की लड़ाई कंधे से कंधे मिलाकर लड़ी, और तब उन्होंने ब्रिटिश लोगों को पराजित करके और तब उन्होंने स्वतंत्रता हासिल की। स्वतंत्रता हासिल की तो स्वतंत्रता हासिल करने के बाद अब जो कुछ राज्य थे वो प्रणाम करके जाने लगे। मतलब ये सिंबॉलिकली मैं समझा रहा हूं कि जस्ट एक तरह से बाय 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 अब हुआ, हम लोग साथ रहे, अब हम लोग अपना अपना देखें। तो कुछ राज्य थे, खासकर बड़े राज्य पकड़े, अरे कहां जा रहे हैं आप? अरे हम लोग साथ मिलकर कोई सिस्टम बनाते हैं ना, साथ मिलकर रहेंगे। ये तो भारत वाली बात नहीं थी कि ब्रिटिश ने यूनिफाई करके तो शासन किया नहीं था भारत की तरह। वहां पर तो 13 अलग अलग उपनिवेश बनाकर सब पर अलग अलग शासन किए थे। 13 उपनिवेशों का चार्टर अलग था, गवर्नर अलग था, विधानमंडल अलग था। तो जब 13 को आजादी मिली तो उनमें ठीक है, उनमें एक साथ होने का भान हुआ अमेरिकी क्रांति के मत कि हम साथ मिलकर लड़े। अगर 10 चोरों को भी एक हवालात में बंद कर दो, और जब 6 महीने साल एक हवालात में 10 चोर बंद रहते हैं तो उनमें भी एक बंधुता का लगाव हो जाता है। तो इन 13 उपनिवेशों में भी एक प्रकार का लगाव हो गया था कि भाई हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम मिलकर स्वतंत्रता हासिल की है। इसके अलावा तो इनके बीच कोई जुड़ाव है नहीं, 13 अलग अलग हैं। तो वही जाने लगे तो बाकी कुछ जो बड़े राज्य थे रोका, अरे अब कहां जा रहे हैं, हम लोग मिलकर कोई प्रबंध करते हैं। तो छोटे राज्य ने कहा भाई क्या मिलकर प्रबंध करेंगे, आप बड़े लोग हो, आप हमें दबाओगे सताओगे, इससे बेहतर है अलग जाते हैं। तो लगे नहीं हम लोग कुछ प्रबंध करते हैं। तो पहले ये विचार हो ही नहीं पा रहा था कि इन लोगों को किस तरह की व्यवस्था करनी है। हालांकि 1781 में जब आजादी नहीं मिली थी तभी आपस में इन्होंने एक व्यवस्था करने की कोशिश की थी, कि मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, जीएस में आपका है तो उधर जाने का मतलब है यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि वर्टिकल हम ज्यादा ना जाएं, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को क्योंकि मैं जितनी चीजें आपको बता दूंगा मोर देन सफिशिएंट होगा, उससे बाहर क्वेश्चन जाने का प्रश्न ही नहीं। तो मैं मानकर चलता हूं कि आप लोग बस केवल हमें फॉलो करो, मैं यही कहूंगा। स्टडी मेटेरियल में उतनी सामग्रियां मैं दे देता हूं, तो आपको इधर उधर कहीं भटकने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बस आपको हमें फॉलो करना है। क्योंकि देखो, जब आप सोशल साइंस का एक बार टेस्ट आपको लग जाएगा, जो मेरे साथ आपको लग ही जाएगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूं, उसके बाद सोशल साइंस का टेस्ट जब एक बार लग जाता है तो फिर वो बहुत मजेदार हो जाता है। लोग प्रायः पंक्तियों को पढ़ते हैं, लेकिन पंक्तियों के बीच ये छिपा हुआ बिटवीन द लाइंस ट्रूथ होते हैं। तो बिटवीन द लाइंस ट्रूथ को भी जानना आवश्यक होता है। वंस यू आर जस्ट गोइंग टू नो अबाउट बिटवीन द लाइंस, तो दैट इज मेक यू स्ट्रॉन्गर। वो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बन जाती है आपके लिए। तो आप अगर अमेरिकी क्रांति में जब उनके बारे में जानते हो तो अब उतना डिटेल्स में नहीं जाना है, सिर्फ यही जानो
कि 1787 में इन 13 जो उपनिवेश थे उनके प्रतिनिधि एक जगह है फिलाडेल्फिया, वहां एकत्रित हुए। फिलाडेल्फिया में एकत्रित हुए और इन्होंने आपस में 55 प्रतिनिधियों को मनोनीत किया। 55 प्रतिनिधियों को, 55 प्रतिनिधि संविधान सभा में बैठे और संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। तो संविधान सभा में बैठकर जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू की तो अब 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गए कि भाई कैसे सॉल्व करें विवाद। तो अब चुनौतियां इनके सामने क्या थी? पहली चुनौतियां थी संघीय राष्ट्र बनाम प्रजातांत्रिक व्यवस्था, प्रजातांत्रिक राष्ट्र। दूसरी चुनौती थी बड़े राज्य बनाम छोटे राज्य। और तीसरी चुनौती थी स्वतंत्र राज्य बनाम दास राज्य। अभी तीनों चुनौतियां मैं आपको समझाता हूं, बहुत आसान है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। संघीय राष्ट्र बनाम जो प्रजातांत्रिक राष्ट्र का डिमांड है वो ये था कि एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े व्यापारी थे, वित्त प्रबंधक, जो बड़े बड़े व्यापारी थे, वित्त प्रबंधक थे और बड़े इंडस्ट्रियल पूंजीपति थे। वो सब चाहते थे एक शक्तिशाली संघीय सरकार हो। इसलिए शक्तिशाली संघीय सरकार चाहते थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि एक शक्तिशाली संघीय सरकार होगी, वही सरकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यूरोपीय राष्ट्रों के समानांतर हमारी स्थिति को मजबूत कर सकती है। वही संघीय सरकार हमारे उद्योगों को संरक्षण दे सकती है, हमारे जहाजरानी उद्योगों को संरक्षण दे सकती है। कैसे? और केंद्र में मजबूत सरकार नहीं होगी, संघीय मजबूत सरकार नहीं होगी तो वह चुंगी नहीं लगाएगी दूसरे देश की वस्तुओं पर। अब आप बताइए कि संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था से, ये ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था फिर भी पीछे है। इसके यहां औद्योगिकरण शुरू हो रहा है, ब्रिटेन में औद्योगिकरण ऑलरेडी हो चुका है, पश्चिमी यूरोप में भी औद्योगिकरण की प्रक्रिया में आगे बढ़ चुकी है। तो अब ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेशों को लगता है कि हमारी सरकार उनके प्रोडक्ट पर चुंगी लगाकर हमारी उद्योगों की रक्षा करेगी। मैं आपको बता चुका हूं कि उद्योगों को संरक्षण कैसे दिया जाता है। जैसे मैं उदाहरण बताता हूं कि आपका जो अपना उत्पाद है वो महंगा है और बाहर का अगर आयात बाहर से अगर वस्तुएं आपके यहां कोई निर्यात कर देता है 20% सस्ता, तो आपके अपने लोग उनकी प्रोडक्ट को खरीदेगा, आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा, तो आपका उद्योग तो बनने से पहले ही ध्वस्त हो जाएगा। तो उसका तरीका होता है कि जो आपकी सरकार है वो उसके प्रोडक्ट पर 30% चुंगी लगा देगी, तो उसका वस्तु 10% आपसे ज्यादा महंगा हो जाएगा, तो आपकी वस्तुएं बिकेंगी। तो उसको कहते हैं संरक्षण। तो यही मतलब मानना था बड़े पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का, वित्त प्रबंधकों का, व्यापारियों का कि यूरोपीय देशों से हमारे उत्पादों को संरक्षण एक मजबूत संघीय सरकार दे सकती है, जो इसलिए हमको मजबूत संघीय सरकार चाहिए। दूसरी तरफ कौन है? छोटे व्यापारी हैं, किसान हैं, जनसामान्य है। उनको डर है कि अगर मजबूत संघीय सरकार होगी तो हम पुलिस और सेना की सहायता से मनमाने तरीके से हम पर चुंगी लगाएगी और हमसे बलपूर्वक टैक्स वसूल करेगी। तो हमारे अधिकारों का क्या होगा? अंत में क्या हुआ? सॉल्यूशन
सोल्यूशन नंबर 1, सोल्यूशन मतलब है शक्तिशाली संघीय सरकार। अंत में जीत किसकी हुई? संघवादियों की जीत हुई और शक्तिशाली संघीय सरकार स्थापित हुई। लेकिन प्रजातांत्रिक तत्वों के अधिकारों को या उनको आश्वस्त करने के लिए 1791 मतलब संविधान लागू हुआ है 1789 में, संविधान बनकर तैयार हो गया 2 वर्ष में 1789 में और 2 वर्ष में लागू भी हो गया। लेकिन 1789 में संविधान बना है, लेकिन 1791 में, जो 1791 में इसमें 10 संशोधन हुए, 10 संशोधन, और 10 संशोधन करके मौलिक अधिकार को इंट्रोड्यूस किया गया, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। और ये मौलिक अधिकार के जो मानने वाले थे, यानी मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई और अमेरिका, संयुक्त अमेरिका पहला ऐसा राष्ट्र बना जिसने अंतःकरण की स्वतंत्रता को भी, राइट टू कंसाइंस को भी मौलिक अधिकार बनाया। तो इस तरह से कॉम्प्रोमाइज हुआ। एक तरफ मजबूत संघीय सरकार बनी, परंतु जो जन सामान्य है उनको आश्वासन देने के लिए 2 वर्ष के अंदर ही मौलिक अधिकार का प्रावधान लाया गया। दूसरा देखो, अब बड़े राज्य। तो जो बड़े राज्य उनकी जनसंख्या ज्यादा थी, तो बड़े राज्य चाहते थे कि भाई, जैसे देखो, अब आपका अगर सरकार है तो सरकार के 3 निकाय हैं, आपको पता है सरकार के 3 निकाय। एक है कार्यपालिका, दूसरा है विधानमंडल और तीसरा है न्यायपालिका। तो पहले जो विचार था विधानमंडल का, वो पहले विचार था कि विधानमंडल में एक ही सदन होगा, उसको यूनिकैमरल कहते हैं कि एक ही सदन होगा। अब एक ही सदन होगा, इसमें जो प्रतिनिधि भेजेंगे सभी राज्य, उसमें क्या तरीका होगा? तो निर्वाचन होगा, ये जाहिर है। उसमें ये तय हुआ, इस पर मतक होना मुश्किल था, मतलब देयर वाज अ कंट्रोवर्सी एंड देयर वाज डिबेट एंड देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ यू कैन सी टग ऑफ वॉर, माने एक तरह की रशाकसी थी कि कैसे होगा। जो बड़े राज्य कहते थे कि प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर मिले। जनसंख्या के आधार पर मतलब यह हुआ कि जो राज्य जितना बड़ा है, जिसकी जनसंख्या जितनी है, उसको उतने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिले। तो छोटे राज्य तो कहते थे फिर तो हम लोग पीछे हो जाएंगे, क्योंकि हमारी संख्या कम है, तो हम ऐसा संघ क्यों बनाएंगे, हम चले। अभी चलने लगे तो फिर बड़े राज्य पकड़ते थे, नहीं रुकिए, कोई इसका तरीका बताते हैं। तो अंत में तरीका हुआ कि ऐसा करें कि हम 2 सदनीय, एक सदन वाली नहीं, 2 सदनीय व्यवस्थापिका बनाएंगे। जो हमारा उच्च सदन होगा, वो उच्च सदन होगा सीनेट। मैंने हमारा जो उच्च सदन होगा, वो उच्च सदन होगा, जैसे वो होगा सीनेट, और जो निम्न सदन होगा, वो निम्न सदन होगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो उसमें तय ये हुआ कि जो सीनेट है उसमें बराबर, सभी को बराबर, तो रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसको प्रतिनिधि सभा हिंदी में कहते हैं, प्रतिनिधि सभा रिप्रेजेंटेटिव, इसको प्रतिनिधि सभा भी बोलते हैं। तो जो निम्न सदन है वो प्रतिनिधि सभा है। तो सीनेट में सभी राज्यों को, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, जो भी राज्य हो, सभी को केवल 2 ही प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा। जो सीनेट है उसमें सभी राज्यों को केवल 2 ही प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जो प्रतिनिधि सभा है, उसमें सभी को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। मतलब जिस राज्य की जनसंख्या अधिक है वो ज्यादा प्रतिनिधि सभा में देंगे, और जिस राज्य की संख्या कम है उसको कम प्रतिनिधि। लेकिन सीनेट में बराबर। अब सीनेट में बराबर मतलब सभी को 2। तो उस समय 13 राज्य थे, तो 26 प्रतिनिधि सीनेट, माने 26 ही मेंबर था सीनेट का। अभी 50 राज्य हैं अमेरिका में, तो 100 मेंबर्स है सीनेट में। तो सीनेट, अच्छा एक बात बताइए, मैं स्टूडेंट्स में आप लोगों से जानना चाहता हूं, आप लोगों ने पॉलिटी भी पढ़ा हुआ है, तो अंकुर एक क्वेश्चन पूछो मेरे स्टूडेंट से, मैं जल्दी जवाब दीजिएगा, समय कम है। मेरा प्रश्न यह है कि सीनेट और प्रतिनिधि सभा, जो अमेरिका के 2 सदन हैं,
उसमें ज्यादा पावरफुल कौन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या सीनेट है? कौन ज्यादा पावरफुल है? यानी प्रतिनिधि सभा ज्यादा पावरफुल है, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ज्यादा पावरफुल है जो निम्न सदन है, या लोअर चैम्बर, या सीनेट जो अपर चैम्बर है? व्हिच इज मोर पावरफुल, आइदर अपर चैम्बर और द लोअर चैम्बर? अपर चैम्बर ज्यादा पावरफुल है, लोअर चैम्बर? अपर चैम्बर सीनेट, लोअर चैम्बर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या प्रतिनिधि सभा? बी फास्ट। तुम सीनेट कर। यस, गुड गुड, यू आर राइट। यही तो संघीय व्यवस्था का लक्षण है। उसमें हाउस, जैसे अभी राज्यसभा है और लोकसभा है, तो इंडिया में राज्यसभा से लोकसभा ज्यादा पावरफुल है, जो होना नहीं चाहिए संघीय व्यवस्था में। और अमेरिका में सीनेट ज्यादा पावरफुल है, जो संघीय व्यवस्था का लक्षण है। तो चलिए, सबसे जो पावरफुल सभा है उसमें सबको बराबर जगह दी गई है, दो दो मेंबर्स को। इस तरह से कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला लाया गया, तो बड़े राज्य भी संतुष्ट हुए और छोटे राज्य भी संतुष्ट हुए, तो ये दोनों राज्य संतुष्ट हैं। अब देखिए, अब तीसरा झमेला है, और इसी समस्या पर आगे गृह युद्ध होगा। ये तीसरी समस्या क्या है, देखिए। अब आपने देखा अमेरिकी कॉलोनी को उत्तर से दक्षिण ऐसे फैले हुए थे, आपको याद होगा, ये 13 उपनिवेश। अब इसमें ये जो उत्तर के राज्य हैं, जैसे मैक्सन डिक्सन एक लाइन था, तो मैक्सन डिक्सन लाइन के बाद देखो, इसको समझना, ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, और मैं फिर आप लोगों से पूछ लूंगा। जो एक मतलब लाइन था, मैंने उत्तरी, अब मैक्सन डिक्सन लाइन से क्या लेना देना, छोड़िए उसको। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि उत्तरी अमेरिकी राज्यों में दास व्यवस्था का उन्मूलन हो चुका था। क्यों? इसकी वजह थी क्योंकि उत्तरी अमेरिका की इकोनॉमी डेवलप हो गई थी, वहां पर औद्योगिकरण शुरू हो गया था। और दक्षिणी अमेरिकी जो राज्य थे, वो दक्षिणी अमेरिका राज्य में बागवानी खेती थी, माने प्लांटेशन क्रॉप्स था, तंबाकू की खेती थी, कपास की खेती थी, और जनसंख्या कम थी, तो लेबर के लिए उनको दास रखने पड़ते थे। अब रख रहे थे वो अपनी दूसरी बात है। अब इनका मांग थी जो दक्षिणी अमेरिकी राज्य है कि भाई देखो, अब सीनेट में तो कोई दाल ही नहीं गलने वाली किसी की, जो सीनेट में तो सभी को 2 ही रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना है। अब जो दक्षिण के दास राज्य थे वो डिमांड कर रहे थे कि देखिए, क्योंकि अब तो जानते हो कि भाई अब राज्य में जब प्रतिनिधि को डिसाइड किया जाएगा तो जनसंख्या के आधार पर डिसाइड होना था। तो दक्षिण में दास राज्यों का कहना था कि जब आप जनसंख्या के आधार पर निर्णय ले रहे हैं, तो आप जनसंख्या में हमारे दासों की जनसंख्या भी काउंट करिए। मतलब आप जैसे, अब इसको ऐसे समझो, जैसे अब तुम तय करते हो कि 1 लाख पर हम एक प्रतिनिधि देंगे, या 50,000 पर एक प्रतिनिधि भेजेंगे, या अगर तय होता है, तो उनका कहना है जो 50,000 पर आप अगर एक प्रतिनिधि, सीनेट में नहीं, सीनेट में तो 2 ही सभी को भेजना है, हाउस ऑफ प्रतिनिधि सभा में जनसंख्या के आधार पर भेजना है, तो आप जब प्रतिनिधि जब आप तय करने लगोगे, तो उनका यह कहना है कि भाई आप हमारे दासों को भी जनसंख्या में काउंट करोगे। उत्तरी अमेरिकी राज्य विरोध कर रहे थे। उत्तरी अमेरिका राज्य कहते थे कि भाई ये तो आप बहुत गलत बात कर रहे हो, एक तो आपने दास रखा हुआ है, दास रखने का तो कोई राइट नहीं है, दास को हटाइए, दास व्यवस्था समाप्त करिए। एक तो दास व्यवस्था बनाए हुआ है, आप कहते हैं दास को काउंट करो, तुम्हारे दास को काउंट किया जाएगा तो तुम्हारी प्रतिनिधि की संख्या बढ़ जाएगी, हमें घाटा होगा, हम ऐसा क्यों करें? तो दक्षिणी अमेरिकी राज्य ने कहा तो छोड़िए, फिर हम संघ में नहीं आते। अब बड़ा झमेला हुआ। अंत में देखो क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ। कॉम्प्रोमाइज हुआ कि ठीक है, दक्षिणी अमेरिकी राज्यों के दासों की हम गणना करेंगे, उनको भी हम काउंट करेंगे, लेकिन उनका जो वेटेज होगा, वह वेटेज स्वतंत्र नागरिकों के बराबर नहीं होगा। स्वतंत्र नागरिकों के बराबर वेटेज उनका नहीं होगा। मतलब 5 दास बराबर 3 स्वतंत्र नागरिक के।
मतलब एक दास का जो वैल्यू होगा वो 3/5 होगा, 3/5। मतलब जो 5 दास 3 स्वतंत्र नागरिक के बराबर काउंटिंग में उनको किया जाएगा। लेकिन माय स्टूडेंट्स, एक गलत फहमी में आप मत पड़िएगा, एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है। मैं जो बार बार कह रहा हूं कि दक्षिणी अमेरिकी राज्य कह रहे हैं कि हमारे दासों को काउंट करिए, तो आप इसका मतलब यह मत लगा लीजिए कि दासों को काउंट करिए से उनका मतलब यह था कि दासों को मताधिकार दे दीजिए। अगर कहते कि दासों को मताधिकार दूं तो कहते नहीं नहीं, दासों को कभी मताधिकार नहीं दीजिए, तो स्वतंत्र नागरिक बन जाएंगे। वो सिर्फ कहते थे कि दासों को काउंट करिए, वोट तो सीमित लोग ही देते, अरे सीमित मताधिकार था, दास को तो छोड़िए, जो व्हाइट थे उन सारे व्हाइट को भी तो मताधिकार नहीं था, तो दास को कौन मताधिकार देगा। लेकिन उनका कहना यह था कि जब आप दासों को काउंट कर रहे हो तो मतलब आप उनको मताधिकार नहीं, लेकिन उनको काउंट करके, जैसे मान लीजिए अब किसी राज्य को 10 प्रतिनिधि मिलना है, मैंने उसका 5 लाख जनसंख्या पर 10 प्रतिनिधि मिलना है, तो 5 लाख जनसंख्या तय करने में आप हमारे दासों को भी काउंट करिए, लेकिन वो जो 10 प्रतिनिधि चुनेंगे उसमें वोट दास नहीं करेंगे, वोट तो कुछ ही लोग करेंगे, लेकिन प्रतिनिधि की संख्या डिसाइड करने में दास को काउंट करेंगे। अंत में यही हुआ, उत्तरी अमेरिकी राज्यों को मानना पड़ा कि ठीक है, हम दास को काउंट करेंगे, लेकिन उनको हम स्वतंत्र नागरिक के बराबर काउंट नहीं करेंगे। 3 दास 5 स्वतंत्र नागरिक के 5 दास 3 ही स्वतंत्र नागरिक के बराबर होंगे, तो उनका जो वैल्यू होगा काउंटिंग में वो 3/5 के बराबर होगा। इस तरह से कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो अमेरिकी संविधान बनकर तैयार हुआ, जो कॉम्प्रोमाइज और काउंटर कॉम्प्रोमाइज का नतीजा था। लेकिन एक बार सर्जरी करने के लिए फिर अमेरिकी गृहयुद्ध होना है, वो अमेरिकी गृहयुद्ध भी तुम देखोगे, वो कल हम चर्चा करेंगे। वैसे मिस्टर अंकुर, जरा मेरे स्टूडेंट से आप पूछिए, अभी आप लोग बताइए कि अमेरिकी संविधान के मामले को समझ गए, हाँ या ना? जल्दी, क्विक। बी फास्ट। ओके, तो माय स्टूडेंट्स अब देखिए, अब इस अमेरिकी संविधान और ब्रिटिश संविधान में जब आपने ब्रिटिश संविधान को पीछे देखा, अब देखो दोनों में आपको एक बड़ा अंतर नजर आएगा। जैसे ब्रिटिश संविधान है, और अमेरिकी संविधान है। तो ब्रिटिश संविधान में और अमेरिकी संविधान में आप देखोगे ये एकात्मक है, एकात्मक संविधान है। और अमेरिकी संविधान तो पहला संघीय व्यवस्था संघात्मक, हालांकि ब्रिटेन भी संघ बनाने की, तो ब्रिटेन के पास भी काफी मसाला है। बल्कि मुझे लगता है कि स्कॉटलैंड को कोऑप्ट करने के लिए, जो स्कॉटलैंड जो बार बार स्वतंत्रता की मांग कर रहा है, वो स्कॉटलैंड को कोऑप्ट करने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिटेन को आगे संघीय व्यवस्था बनानी पड़े। लेकिन वहां पर स्कॉटलैंड है, आयरलैंड था, वेल्स तब नहीं था इतना, अमेरिकी स्वतंत्रता के समय बाद में हुआ। यूनाइटेड किंगडम में कितने हैं? ब्रिटेन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, इन 4 को मिलकर बनता था। वो भी चाहता तो संघ बना ही सकता था, लेकिन संघ ये नहीं बना, एकात्मक रखा। अमेरिका संघात्मक है। यहां पर तुम देखते हो, क्या बोलते हैं उसको, डिफ्यूजन ऑफ पावर बोलते हैं। डिफ्यूजन ऑफ पावर में आप देखते हो कि हमारे यहां क्या है, हमारे यहां पार्शियल डिफ्यूजन है और पार्शियल सेपरेशन है। जैसे विधान मंडल का जो मेंबर है वह कार्यपालिका का सदस्य होगा, और विधान मंडल में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का एक ब्रांच है ब्रिटेन में, वो भी न्यायपालिका का काम करता है। अमेरिका में देखोगे तो अमेरिका में शक्ति का पृथक्करण है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका तीनों एक दूसरे से अलग है।
कार्यपालिका का चुनाव अकेला होता, प्रेसिडेंट का चुनाव 4 वर्षों के लिए, बहुत सारे अधिकार हैं। तो उनका इलेक्शन होता अलग, कांग्रेस जो विधानमंडल है उसके मेंबर्स का अलग इलेक्शन होता। वो कांग्रेस के मेंबर्स मिनिस्टर्स के पद पर नहीं जाते, कार्यपालिका में शामिल नहीं होते। और न्यायपालिका है वो दोनों से अलग है, जो कि ब्रिटेन में नहीं है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट को पूरी शक्ति दी गई और अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन में शक्ति और संविधान उसका अभिरक्षक और सुप्रीम कोर्ट उसका अभिरक्षक है। उसमें फंडामेंटल राइट्स को बहुत महत्व दिया गया है। 0 टॉलरेंस है, अगर कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स को इनक्रोच करेगा तो उसको रद्द कर दिया जाएगा, चाहे वो कांग्रेस का हो। अमेरिकी संविधान पर मॉन्टेस्क्यू के सेपरेशन ऑफ पावर का प्रभाव, उस पर न्यूटन की विचारधारा का भी प्रभाव है। न्यूटन क्या है? चेक एंड बैलेंस। न्यूटन कहता था कि सारे ग्रह और नक्षत्र एक दूसरे को पर रोक और संतुलन लगा के इस संसार को चला रहे हैं। तो अमेरिकी लोग मानते थे कि हमारे संविधान के जो तीनों निकाय हैं वो तीनों एक दूसरे पर रोक और संतुलन लगाकर चलेंगे। तो मैं स्टूडेंट्स अब संविधान तक हो गया। अब कल मैं एक क्वेरी है किसी का, मैं डील कर देता हूं और फिर मैं कल आपको कल का प्रोग्राम बताता हूं। ये पूछते हैं सर, अंतःकरण का अधिकार क्या है? अंतःकरण का मतलब हुआ विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, उसी को अंतःकरण का अधिकार कहते हैं। प्रिया, जो मतलब क्या कहोगे, उपासना और आस्था की स्वतंत्रता है, उसी को अंतःकरण की स्वतंत्रता कहते हैं। राइट टू कंसाइंस, मतलब जो भी धर्म आप चाहो अपनाओ, जैसी उपासना करनी है करो। प्रिया, मानसू पूछे सर, वोट देने का राइट ओनली मध्य वर्ग को था अमेरिका में? हाँ, अब जो धनी वर्ग थे, मैंने एक प्रॉपर्टी क्राइटेरिया था, तो कुलीनों को भी अधिकार मिल गया था। जो कुलीन बचे हुए, जो चले गए तो चले गए, जो बचे हुए थे वो भी वोट दे सकते थे और मध्य वर्ग के लोग दे सकते थे। निम्न वर्ग, प्रायः निम्न वर्ग और महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया था। किसने पूछा है? हिमांशु। ये निम्न वर्ग को मताधिकार से वंचित रखा गया था। मनीष पूछ रहे हैं सर कि क्या अभी भी 5/3 वाला रेशियो? नहीं, अब तो बहुत अलग हो गया। मैं आगे बताऊंगा ना, कल अमेरिकी गृहयुद्ध पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपको। वो तो अमेरिकी गृहयुद्ध नहीं समाप्त कर दिया इसको। अमेरिकी गृहयुद्ध एक सर्जरी था। तो आज पढ़ना अमेरिकी गृहयुद्ध और कल मैं डिस्कस करूंगा। किसने पूछा है? मनीष। हाँ, ओके। मैं स्टूडेंट्स पहले मैं आपको बता दूं, ये देख लीजिए कल आपको क्या करके आना है। अमेरिकी गृहयुद्ध ये है, इसको बढ़िया से पढ़ के आ जाइएगा, बस इतना ही। कल मैं इसको करूंगा, फिर फूड फॉर थॉट डिस्कस करूंगा। तो कल का यही रहेगा। कल फ्रांस की क्रांति का स्टडी मटेरियल आपके पास पहुंच जाएगा। आप लोग जरूर आप कल आप लोग डाउनलोड करके फ्रांस की क्रांति का मैटर आना, ध्यान रखना, कल डाउनलोड करके आना है। तो आज मैं यही रुकता हूं। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू टुमारो।